मेरी यह समीक्षा केवल किसी व्यक्ति, देश या समाज से संबंधित नहीं है। यह छात्रों को ज्ञान देने से इसका संबंध है। और समीक्षा है अविश्वास पर खतरनाक विस्तार। जी हाँ, राज्यसभा में सभापति रहे जगदीप धनखड़ फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के बाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध महाभियोग के नोटिस सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अविश्वास के खतरनाक विस्तार का ही संकेत है। चुनाव केंद्रित संसदीय राजनीति में दलगत विरोधी अप्रत्याशित नहीं हैं। अतीत में भी कई बार किसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव के चलते कई दिन संसद नहीं चल पाई, पूरा सत्र ही गतिरोध की भेंट चढ़ जाने के उदाहरण भी हैं। लेकिन 2014 के बाद राजनीतिक टकराव परंपराएं और लक्ष्मण रेखाएं लांघता दिख रहा है। 2024 के अंत में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रियागत और तकनीकी त्रुटियों के चलते नोटिस से आगे नहीं बढ़ पाया था। उपसभापति हरिवंश ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस नियमानुसार 14 दिन पहले न देने के आधार पर खारिज करते हुए बताया था कि जगदीप धनखड़ के नाम की स्पेलिंग भी गलत लिखी गई थी। अतीत में भी 3 बार लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया और हर बार गिरा भी, क्योंकि उनका चयन भी बहुमत से होता है। अल्पमत विपक्ष उन्हें हटा ही नहीं सकता। जब तक कि सत्ता पक्ष में विभाजन की नौबत न आए, लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने का सीधा अर्थ है कि बहुमत खो चुकी सरकार को भी जाना पड़ेगा। अल्पमत विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य स्पीकर के प्रति असंतोष की अभिव्यक्ति ही होता है। देखिए, अभी तो बता दिया कि स्पीकर की संबंधी अभिव्यक्ति, स्पीकर के प्रति असंतोष की अभिव्यक्ति से ही इसका संबंध है। तो यहाँ पर सीधी बात है कि स्पीकर को अलग तरह का स्पेशल तरह की जो है स्पीकर को अलग तरह का जो है माइक पकड़ाया जाए, जिसमें एक स्पेशल तरह के आदमी जो बोल रहा है उसकी आवाज़ उनको स्पष्ट रूप से सुनाई दे, जिससे कि इसका सलूशन हो सकता है। देखिए, पहले भी इसी प्रकार के असंतोष का आरोप लगता रहा है, लेकिन ये तो सोचिए कि जिस तरह के सोच मतलब इसमें लगती है, जो जब विधानसभा या लोकसभा में होती है, मीटिंग होती है, उस दौरान में जो तरीका जो होता है उसमें कोई भी स्पीकर वो पूरी तरह से परेशान हो जाएगा और उस पर अविश्वास प्रस्ताव का लगेगा ही लगेगा आरोप, क्योंकि जो उसके पास स्पेशल तरह की स्पीकर है उसमें दूसरे का माइक बंद करने की उसके पास सुविधा ही नहीं है। तो वो सुनेगा क्या, और जब तक वो सुनेगा नहीं तब तक वो उसमें क्या कंट्रोल करेगा। तो इस प्रकार की दिक्कतें पहले भी थी और आगे भी आती रहेंगी। तो इसकी वजह से आप बार बार जो है पद को हटा करके दूसरे को बैठाओ, दूसरे को हटा करके तीसरे को बैठाओ, कब तक ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा। आप ये लोकतंत्र चला रहे हैं, लोकतंत्र चलाने में अब समस्या के समाधान को तो सोचना चाहिए कि इससे किस प्रकार से समस्या का समाधान हो सके। आप कितने ही लोगों को इस प्रकार से हटाएंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। तो इसमें अभिव्यक्ति ही इम्पोर्टेंट है। तथ्यात्मक गलतियां ओम बिरला के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव में भी थी, पर उन्होंने स्वयं उनको ठीक करते हुए पेश कर दिया है। तो ओम बिरला के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव गंभीर आरोप प्रत्यारोप और टकराव की हद तक चला गया, तो उसके मूल में पिछली लोकसभा की कटुता भी रही। जब बिरला ही स्पीकर थे, तब रिकॉर्ड संख्या में विपक्षी सांसद निलंबित किए गए। देखिए, यहाँ पर यही बात हुई ना कि जब कभी इस तरह से एक्टिविटी होएगी तो उसमें कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, तो कुछ एक्स्ट्रा बोल देगा,
तो उसकी वजह से विपक्षी सांसद उसमें निलंबित कर दिए गए। तो ये इसका पूरा फ़र्क क्या पड़ा, एक टेक्निकल चीज़ की कमी से पूरे विधानसभा और पूरे इतने बड़े इम्पोर्टेंट काम को एक विघ्न बाधा के रूप में सामना करना पड़ रहा है। इससे बढ़िया स्पीकर जिस बात को सुन रहा है आप उसी में ही परिवर्तन कर दीजिए कि वो किसी भी स्पीकर को सुने और किसी भी स्पीकर को बंद कर सके। ये अगर योग्यता उसके पास रही तो उससे स्पीकर को फ़ायदा मिलेगा। ऐसे जो बीच बीच में बोलने वाले लोग होते हैं उससे तो डिस्टर्बेंस ही पैदा होती है। आप सोचिए एक क्लास में एक टीचर हैं और उसके बाकी सारे स्टूडेंट, अगर सारे ही स्टूडेंट हल्ला मचाएंगे, शोर मचाएंगे, तो वो क्या कोई स्टूडेंट जो पढ़ के सुना रहा है वो क्या टीचर तक वो आवाज़ पहुंचेगी। तो ये एक समस्या है। उस समस्या को लोकतंत्र के तरीके से अगर आप सॉल्व करना चाहिए तो उसमें सरकार या संसद के जो भी हेड हैं यानी स्पीकर हैं उसको सेम एक ऐसे टीचर की भूमिका अदा करनी पड़ेगी जो कि उन्हें जो कि पूरी क्लास को एक डंडे के बल पर उसे कंट्रोल कर सके, उसे शांत करवा सके। क्योंकि ये लोकतंत्र चल रहा है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कम से कम माइक की सिचुएशन को, माइक की हालत को तो ठीक ठाक कर लेना चाहिए ताकि स्पीकर साहब अपनी सिचुएशन, अपनी बात को सही प्रकार से रख सकें, एक दूसरे की बात को यानी जो बोलने वाला है उसकी बात को आसानी से समझ सकें। तो ये समस्या पहले से ही चल रही है, नई समस्या नहीं है। समस्या है कि इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समस्या को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। तब रिकॉर्ड संख्या में विपक्षी सांसद निलंबित हुए थे और उक्त वक्त राजीव गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, पर बोलने न देने और माइक बंद कर देने के आरोप तब भी लगे थे। जी हाँ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब उन्हें समझ में नहीं आया तो गुस्सा होकर के वो माइक बंद कर देंगे। किसी भी सदन का संचालन अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की परस्पर समझदारी और सम्मान भाव से ही सदन सुचारू रूप से चल सकता है। जी हाँ, पक्ष विपक्ष की लड़ाई तो मंजूर है, लेकिन वो अगर सुचारू रूप से चलाना है तो इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को होशियारी से अपने काम को इस प्रकार से पेश करना है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक कार्य ना हो जिससे कि देश के ऊपर बुरी छवि पड़े कि किसी भी देश के जो नेता हैं उनका करैक्टर इस प्रकार का है, इस तरह की कोई भी बात बाहर यानी विदेश तक ना पहुँचे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन वे तो एक दूसरे पर फूटी आंख नहीं देखते। जो एक सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर फूटी आंख नहीं देखते। सत्ता पक्ष के विरुद्ध विपक्ष की आक्रामकता का नज़र स्पीकर पर गिरता है और वास्तव में इन दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई का असर सीधा स्पीकर पर पड़ेगा और ये पड़ता भी है। अब वो बच्चों की तरह कि तुम चुप हो जाओ डंडा लेकर के उनके मारने नहीं जाएंगे, क्योंकि भारत के छटे हुए सारे लोकसभा में पहुंचते हैं टॉप लीडर, और वो अपनी क्योंकि नेतागिरी के एक प्रवृत्ति के तहत वो ऐसी एक्टिविटी करना भी शुरू कर देते हैं। ना तो पक्ष ठीक से रहता, ना ही विपक्ष पार्टी ठीक रहती। वो नेता अपने नेता की प्रवृत्ति की वजह से वो इस तरह से एक्टिविटी शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से स्पीकर साहब पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है इसमें टेक्निकल चीज़ का इस्तेमाल करना, जिसमें स्पीकर के पास एक ऐसी व्यवस्था हो कि जिसमें जिस नंबर का स्पीकर अगर उन्हें ऑन करना है, जिसे सुनना है, उसी प्रकार के स्पीकर को ऑन किया जाए और वो ही सुने। बाकी वो स्पीकर साहब बाकी सब स्पीकरों को बंद करने की योग्यता उनके पास हो। दूसरी बात, पक्ष और विपक्ष दोनों के बिहेवियर में इस प्रकार से परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण है कि वो किसी भी मुद्दे को इस प्रकार से सॉल्व करें कि लगे कि हाँ ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे एक साथ हल्ला मचा करके किसी भी समस्या को सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी समस्या है कि लोकतंत्र में नैतिकता का हनन होता है, और ये जो नैतिकता का हनन है आप इसका सीधा साधा जीता जागता उदाहरण आप लोकसभा में या राज्यसभा में आसानी से देख सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए
कि आप इस देश के नागरिक हैं और एक योग्य नागरिक हैं जो कि सभी जगह से छँट करके लोकसभा और राज्यसभा जैसी सिचुएशन तक पहुँचे हैं। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार से उपद्रवी हरकत करके स्पीकर साहब को प्रभावित करते हैं, जिससे स्पीकर साहब गुस्से में आकर स्पीकर को बंद कर दे, जो भी स्पीकर है उसे बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हीं को ही हटाने का आरोप लग जाता है। ये सेम वही वाली बात हुई कि राजा दोषी टके शेर भाजी और टके शेर खाजा, और इसमें सीधा राजा को ही दोषी ठहराया जाए। पहले जनता भी तो अपनी गरबान में देखे कि हम किस प्रकार से हैं। जनता जब तक अपनी गरबान में झांकेगी नहीं, यानी लोकतंत्र और लोकसभा और राज्यसभा से चुने हुए जो मेंबर हैं वो अपनी गरबान में जब तक झांकेंगे नहीं कि हमारी क्या स्थिति है, इस समय हम लोकसभा में बैठे हुए हैं, तब तक स्पीकर उनका जवाब कैसे देगा। और ये समस्या शुरू से ही चलती आ रही है। समस्या का सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप दंगा करके, आप एक तरह का मिसबिहेवियर करके किसी भी बात को मनवा लें या किसी भी बात को हम अस्वीकार कर दें। समस्या का सॉल्यूशन ढूंढना सबसे महत्वपूर्ण है, और उस समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने में शायद ही कोई मतलब शायद तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कई केसों में उस समस्या का सॉल्यूशन पर कोई बात ही नहीं हो पाती है। सीधा विपक्ष और विपक्ष आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये जो अविश्वास की जो भावना होती है, इसका सीधा का सीधा असर भारतीय जनता, मतलब भारतीय जो समाज की जो जनता है उस पर सीधा सीधा असर पड़ता है कि देखिए नेता का ये बिहेवियर होता है। हमारे जो नेता हैं, कभी गांधी बाबा की जैसे, जिनकी एक आवाज़ पर पूरा देश एकत्र हो जाता था, सरदार पटेल की तरह पूरा देश इकट्ठा करने में सरदार पटेल ने जो भूमिका निभाई, उन्हें नेता कहते हैं। तो क्या आप उन नेताओं में से नहीं हैं? एक भाषण देने से नेता की शैली, उनकी योग्यता है कि वो पब्लिक को इकट्ठा कर ले रहे हैं, वो पब्लिक स्पीकिंग पॉइंट है। लेकिन जब आप लोकसभा या राज्यसभा में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर आप अपनी समस्या को किस प्रकार से सॉल्व करें, उस समस्या को कैसे रखें और किस प्रकार से सॉल्व करें, वो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव की परिणति जानते हुए ही विपक्ष ने मत विभाजन नहीं माना, लेकिन इससे यह सच नहीं बदलता कि स्पीकर पर विपक्ष का विश्वास नहीं है। अतीत में स्पीकर की भूमिका के अनुभव मिश्रित रहे हैं। जिस ब्रिटेन ने हमारी संसदीय प्रणाली जिस ब्रिटेन से हमारी संसदीय प्रणाली प्रेरित है, वहाँ स्पीकर किसी दल के सदस्य नहीं होते। उनके अपने देश में भी कभी लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर नीलम संजीव रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था। इस्तीफ़ा दिए बिना भी दोनों पक्षों का सम्मान हासिल करते हुए सुचारू सदन संचालन के सोमनाथ चटर्जी और P.A. संगमा सरीखे उदाहरण हैं। लेकिन अब बढ़ते तनाव से इस संस्था की साख प्रभावित होने लगी है। यह राजनीतिक दलों की सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए। जी हाँ, राजनीतिक दलों की सामूहिक चिंता का विषय होना चाहिए, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा में जो भी लोग आते हैं, ये उनकी सामूहिक चिंता का विषय है कि वो अपने उस समय अपने समाज को किस प्रकार से चलाएं कि जो देश हित में हो। व्यक्ति आते जाते रहेंगे, लेकिन संस्थाओं की साख पर आँच नहीं आने देनी चाहिए। यही महत्वपूर्ण है। मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध महाभियोग का नोटिस राजनीतिक टकराव का विस्तार है। कभी मतपत्रों की लूट तो कभी ईवीएम पर संदेह के जरिए चुनाव प्रक्रिया को शुचिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस तरह कटघरे में खड़ा कभी नहीं किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त
की नियुक्तियां हमेशा केंद्र सरकार करती है। पसंदीदा नौकरशाहों की नियुक्ति के आरोप भी लगते रहे हैं। नवीन चावला को कांग्रेस से नज़दीकियों के तब तमाम उदाहरण दिए गए थे। मनोहर सिंह गिल को भी कांग्रेस में राज्यसभा सदस्य और केंद्र में मंत्री भी बनाया। फिर अब क्यों बात मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध महाभियोग के नोटिस तक पहुंच गई? जी हाँ, यही बात इम्पोर्टेंट है। चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की धांधली और फिर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती का घटनाक्रम ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल से पहले का है। हाँ, कुछ नियम कानूनों में संशोधन आवश्यक हुए हैं, जिन्हें विपक्ष पारदर्शिता से विचलित बताता है, पर उन्हें न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। चुनाव आयोग से विपक्ष के ताज़ा टकराव के मूल में SIR मुख्य मुद्दा है। अतीत में भी मतदाता सूचियों की शुद्धिकरण होता रहा है, लेकिन इस बार जैसे अफरा तफरी कभी नहीं मची। इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम भी कभी नहीं कटे। शायद इसलिए कि इस बार IR की जगह SIR कराया जा रहा है। ऐसे विशेष सघन पुनरीक्षण से पहले सभी दलों और राज्य सरकारों से चर्चा न करने से उठे सवालों पर जवाब तो चुनाव आयोग ने नहीं दिया है, लेकिन मतदाता सूचियों की शुद्धिकरण से लेकर चुनाव प्रक्रिया को बेहतर बनाने के संबंधी कदमों को सर्वोच्च न्यायालय आयोग का अधिकार बना हुआ है। बिहार से शुरू SIR विवाद के बंगाल पहुंचने तक सर्वोच्च न्यायालय कई बार सुनवाई कर चुका है। कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश भी दिए। बंगाल में राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच मोर्चा खुल जाने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने SIR की निगरानी के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के निर्देश दिए। प्रक्रियागत जटिलताओं के बावजूद SIR असंवैधानिक नहीं है। फिर भी टकराव का मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध देश में पहली बार महाभियोग के नोटिस तक पहुंच जाना गंभीर सवाल खड़े करता है। महाभियोग की जटिल प्रक्रिया के चलते विपक्ष की इस मुहिम की सफलता संदिग्ध ही है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग के मुखिया व लोकसभा के अध्यक्ष पर विपक्ष का अविश्वास लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। यह चिंता प्रधानमंत्री मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एजेंडे में भी सर्वोपरि होनी चाहिए। जी हाँ, यही बात इम्पोर्टेंट है कि देश सबसे मिलकर बनता है, केवल एक से नहीं। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी? कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।